दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को हम कुछ सवालों से शुरू करते हैं। पहला सवाल तो ये कि अगर एक ग्रैंडफादर को या एक दादा को अपनी पारिवारिक संपत्ति बेचनी है तो क्या उन्हें ऐसा करने के लिए अपने पारिवारिक सदस्यों की परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी, खास करके अपने बेटे से या फिर बेटे के बेटे से यानी कि अपने ग्रैंडसन से उन्हें परमिशन लेनी होगी। दूसरा सवाल ये कि अगर एक फादर इन लॉ अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो क्या ऐसा करने के लिए उन्हें अपने सन इन लॉ यानी कि अपने दामाद से परमिशन लेनी होगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम कुछ इसी तरह के सवालों पर नजर डालेंगे। सो वेलकम टू स्टडी IQ, माय नेम इज चांद कुबा। अगर आप मेरी वीडियोस की PPTs डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस पूरे मामले से जो कानून डील करता है उसे कहा जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। ये एक ऐसा कानून है जो कि हिंदुओं में जो प्रॉपर्टी के सक्सेशन से जुड़े हुए मामले होते हैं उनसे डील करता है। ये कानून केवल और केवल हिंदुओं पर ही लागू नहीं होता, हिंदुओं के अलावा भी हमें यहाँ पर 3 और धर्म देखने को मिलते हैं जिनके लोगों पर यह कानून लागू होता है। उनमें आ जाते हैं सिखों के अलावा हमें देखने को मिलता है जैन्स के साथ साथ हमें बुद्धिस्ट लोग देखने को मिलते हैं। यानी कि टोटल ये 4 ऐसे धर्म हैं जिनके लोगों पर यह कानून लागू होता है। अब इस कानून के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी है वो हमें 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड देखने को मिलती है। पहली होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसे हम पैतृक संपत्ति कहते हैं, और दूसरी है जी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब ये जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मैंने खुद अपने पैसे से यानी अपनी मेहनत से कमाई होती है। ये प्रॉपर्टी मुझे अपने पूर्वजों से नहीं मिलती है। सबसे पहले अगर हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करें तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए मेरे पास फुल फ्रीडम रहता है। यानी कि जो मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी उसे मैं अपनी मर्जी से बेच भी सकता हूँ, अपनी मर्जी से उसे मैं अपनी वसीयत बनाकर किसी को भी दे सकता हूँ, चाहे वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हों, मेरे चिल्ड्रन हों, या फिर मेरे दोस्त हों, या फिर कोई भी XYZ पर्सन हो। मैं इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता हूँ। मुझे ऐसा करने के लिए किसी की कोई परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति की, तो यहाँ पर मामला थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले तो पैतृक संपत्ति का मतलब क्या है वो हम जान लेते हैं। देखिए, इन जनरल टर्म्स हम पैतृक संपत्ति को क्या समझते हैं कि पैतृक संपत्ति वो होती है जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है। अब इसी को थोड़ा और रिफाइन करें तो हमें देखने को मिलता है कि भाई हमें जो अपने 4 पीढ़ी ऊपर के जो पूर्वजों से संपत्ति मिलती है, यानी कि 4 पीढ़ी तक के जो पूर्वज होते हैं उनसे जो संपत्ति मिलती है वही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की श्रेणी में आती है। इसे थोड़ा सा और बेटर समझने के लिए हम एक चार्ट देखते हैं। अब ये चार्ट में आप देखिए 4 जनरेशंस यहाँ पर दी गई हैं, 1, 2, 3 और ये 4। यानी कि ये फादर हैं, ये उनका बेटा आ गया, फिर ये बेटे के बेटा आ गया, और फिर ये उसका भी बेटा आ गया। अब ये 4 जनरेशंस में एक शेयर्ड प्रॉपर्टी जो इनके पूर्वजों से इन्हें मिलेगी वो हम क्या कहेंगे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। मान लीजिए इस व्यक्ति को, मिस्टर राम को, एक प्रॉपर्टी मिलती है इनके भी फादर से। लेट से एक हाउस मिलता है राम को अपने फादर से। अब ये जो हाउस है इसे आप कहेंगे कि ये हाउस जो है राम के लिए, उनके बेटे श्याम के लिए, फिर उनके बेटे सोनू के लिए, फिर उनके बेटे मोनू के लिए, साथ ही में उनकी बेटी और ग्रैंड डॉटर्स और ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स के लिए, इन सभी के लिए जो प्रॉपर्टी है क्या हो गई, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई। पर इसमें एक शर्त यहां पर और लगाई गई। आप जब डेफिनेशन पढ़ते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, क्या कहा गया, दैट द ओनली कंडीशन इज दैट दिस प्रॉपर्टी शुड हैव रिमेन्ड अनडिवाइडेड टिल द 4th जनरेशन। यानी कि इस प्रॉपर्टी को कभी भी यहां पर डिवाइड नहीं किया गया होना चाहिए टिल द 4th जनरेशन। यानी कि कभी भी इसे सेल नहीं किया गया होना चाहिए या इसे पार्टीशन नहीं किया गया होना चाहिए, इंटैक्ट है। जैसे राम के पिता से उसे वो प्रॉपर्टी मिली थी वैसी ही प्रॉपर्टी चलती आ रही है 4 जनरेशन तक। तो ये चारों जनरेशन के लिए क्या हो गई, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई। ये सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है, शेयर्ड प्रॉपर्टी है, इन पे इस पे सबका अधिकार है। कितना अधिकार है वो खैर हम अभी देखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है कर्ता। देखिए भाई, जब हम बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, HUF की, या हिंदू जॉइंट फैमिली की, तो HUF में कर्ता जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। कर्ता माने क्या, कर्ता एक मैनेजर होते हैं जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की सारी प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं। सारा जो दारोमदार है परिवार चलाने का वो कर्ता पर ही रहता है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं।
जो हमें मुल्ला का की जो डेफिनेशन है, यानी कि हिंदू लॉ की जो मुल्ला के द्वारा यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, उसमें क्या कहा गया, कहता है जी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जॉइंट फैमिली इज ऑर्डिनरीली मैनेज्ड बाय द फादर और द अदर सीनियर मेंबर ऑफ फॉर द टाइम बीइंग ऑफ द फैमिली। द मैनेजर ऑफ जॉइंट फैमिली इज कॉल्ड कर्ता, यानी कि ऐसे मैनेजर को हमने क्या कह दिया, कर्ता कह दिया, जो कि सारी प्रॉपर्टी को संभालता है। ओके, ही इज द कस्टोडियन ऑफ द इनकम एंड असेट्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो प्रॉपर्टी ही मैनेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के साथ साथ वो सारी जो फैमिली का जनरल वेलफेयर होता है उसे भी वो देखते हैं, यानी कि पूरे प्रॉपर्टी, पूरी जो फैमिली है उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है। उनकी प्रॉपर्टी तो संभालनी है, फैमिली की प्रॉपर्टी तो देखनी है, लेकिन पूरी फैमिली को किस तरह से आगे लेकर चलना है, वो भी सारा जो दारोमदार है वो किस पर होता है, कर्ता पर होता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन बनता है कर्ता, क्या एक बच्चे को कर्ता बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जनरली द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली इज कर्ता, यानी कि एक हिंदू जॉइंट फैमिली में या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, HUF में, जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होगा उसी को हम कर्ता बनाएंगे। अब ये मैटर नहीं करता है कि उनकी एज कितनी है या फिर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं हो गए हैं, बुजुर्ग तो नहीं हो गए हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं, मेल मेंबर जो होते हैं, जनरली उन्हीं को कर्ता बनाया जाता है। हाँ, कुछ केसेस में, जैसे मान लीजिए इनसैनिटी के केसेस में या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के केस में, जो करता है, मान लीजिए ही हैज़ लॉस्ट सैनिटी, ऐसे केसेस में उनसे जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, यानी कि सेकंड इन लाइन जो मेल मेंबर होंगे, उन्हें कर्ता बनाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या महिलाओं को किसी भी सिचुएशन में कर्ता नहीं बनाया जाता है? तो देखिए, यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं उनकी अलग अलग रूलिंग्स हैं। कहीं पर कहा गया कि बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, कहीं पर कुछ सर्कमस्टेंसेस में कहा गया कि बनाया जा सकता है। लेकिन हम बात करें जो हमारा हिंदू HUF का जो मेन सोर्स ऑफ लॉ है, यानी कि धर्मशास्त्र की, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि फीमेल मेंबर्स को भी कर्ता की सिचुएशन दी जा सकती है, यानी कि पोजीशन दी जा सकती है कुछ केसेस में, जहां पर पहली बात तो इन द एब्सेंस ऑफ मेल मेंबर्स, यानी कि उस फैमिली में कोई मेल मेंबर हो ही ना, या फिर मेल मेंबर्स तो हों लेकिन वो माइनर्स हों, यानी कि वो बच्चे हों, माइनर्स हों, तो ऐसी सिचुएशन में महिलाओं को भी कर्ता बनने का अधिकार दिया गया है। अब कर्ता के बाद एक और यहाँ पर हमें पोजीशन देखने को मिलती है, वो कहा जाता है जी को-पार्टनर। को-पार्टनर यानी कि सहदायिक। अब सहदायिक क्या होता है? कहता है जी एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 एनी इंडिविजुअल बोर्न इन HUF बिकम्स अ को-पार्टनर बाय बर्थ, यानी कि एक परिवार में आपका जन्म हो गया, हिंदू परिवार में, हिंदू HUF में आपका जन्म हो गया, बस इतना काफ़ी है आपको उस परिवार का को-पार्टनर यानी कि सहदायिक बनाने के लिए। इसमें बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, चाहे वो डॉटर हुई है या सन हुई है, दोनों को ही को-पार्टनर की उपाधि दी गई है। और ये जितने भी को-पार्टनर्स होते हैं, इन सब का राइट होता है प्रॉपर्टी में, एंड इन सब की लायबिलिटी भी बनती है उस फैमिली में, यानी कि जो भी लॉस होगा या जो भी गेन होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस में, वो सबका जो प्रॉफिट भी इनको शेयर होगा, लॉस भी इनको उठाना होगा। दूसरी बात यहाँ पर कहा गया द ओनरशिप ऑफ ऑन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द बर्थ, यानी कि जैसे ही जन्म हो गया वैसे ही जो को-पार्टनर है वो HUF की जो प्रॉपर्टी होती है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होती है, उसमें क्या हो जाता है, भागीदार बन जाता है। चलिए, अब जो हमने अभी ये चार्ट देखा इसे दोबारा देख लेते हैं। एक जॉइंट हिंदू फैमिली या एक HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कुछ इस तरह से हमें नजर आती है, जिसमें जो ये व्यक्ति हो गए इन्हें हम कर्ता बोल देंगे, जो बाकी सब आप देख रहे हो इन्हें हम क्या बोल देंगे, इन्हें हम को-पार्टनर बोल देंगे, यानी कि ये सब क्या है, सहदायक हैं। अब कर्ता जो है इस पूरे फैमिली को चलाते हैं, को-पार्टनर्स कर्ता को इस फैमिली को चलाने में मदद करते हैं। ठीक है जी। सो अप टू 4 जनरेशंस जो है ना, ये प्रॉपर्टी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, अप टू 4 जनरेशंस तक उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में यहाँ पर सबका अधिकार होता है। ठीक है, चलिए। सो कैन अ कर्ता, अब हम अपने मुख्य क्वेश्चन पर आते हैं कि कैन अ ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर, हमारी जो स्टोरी, जो पहला सवाल था उसमें ग्रैंडफादर कौन थे, वो कर्ता थे, वो HUF के कर्ता थे जो कि पूरी फैमिली को चला रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ग्रैंडफादर बिना परमिशन लिए किसी भी को-पार्टनर की, क्योंकि देखिए भाई जो हमने एग्जांपल लिया उसमें ग्रैंडफादर क्या थे, कर्ता थे, और जो उनका ग्रैंडसन होगा वो क्या होगा, को-पार्टनर। सो सवाल अगर हम टेक्निकल सेंस में देखें तो क्या एक कर्ता को-पार्टनर की परमिशंस के बिना
प्रॉपर्टी को, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उन्हें मिली थी, उसे डिस्पोज ऑफ कर सकता है, उसे बेच सकता है। तो जनरली यहाँ पर हम इसका जो जवाब है वो ये है कि भाई एक कर्ता को ये पावर नहीं है कि वो अपने सोल डिस्क्रिशन पर या फिर अपनी सोल जो है मर्जी पर वो प्रॉपर्टी को बेच दे। साथ ही में जो को पार्टनर्स हैं उनके पास भी ये अधिकार नहीं है कि वो बिना यहाँ पर बाकी सब की परमिशन के जो प्रॉपर्टी है उसे बेच दें। इनफैक्ट यहाँ पर जो मेन राइट होता है वो कर्ता का ही होता है, कर्ता ही सारी प्रॉपर्टी को संभालता है। सो कर्ता के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो को पार्टनर्स के परमिशन के बिना उस प्रॉपर्टी को बेचे या डिस्पोज ऑफ करे। सो पहले सवाल में अगर हम देखें तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो यही हो गया कि भाई एक ग्रैंडफादर को अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचनी है तो उन्हें अपने ग्रैंड सन तक की परमिशन या ग्रैंड डॉटर तक की परमिशन लेनी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो कर्ताज होते हैं, कर्ता से कभी भी को पार्टनर्स जो हैं अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ही अगर हम बात करें तो राम से कभी भी इनमें से कोई भी कह सकता है कि जो प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा बनता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा जो बनता है कानूनी रूप से, वो मुझे अलग करके दो। यानी कि पार्टीशन की डिमांड इनकी तरफ से की जा सकती है। सो क्या हो गया, इनका अधिकार है भाई, को पार्टनर्स का अधिकार है प्रॉपर्टी पे, तो बिना इनके प्रॉपर्टी इनसे परमिशन लिए जो करता है उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर सके। The consent of each stakeholder will be required to sell an undivided ancestral property. बट ये तो बात हुई कुछ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की, लेकिन यहाँ पर देयर आर सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या है? देखिए भाई, अलग अलग कोर्ट रूलिंग्स में हमें देखने को मिली है, एक्सेप्शंस दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल कहा गया कि कर्ता ऐसे सर्कमस्टांसेस में बिना परमिशन के भी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है जहां पर वो प्रॉपर्टी को गिफ्ट के रूप में दे रहा हो फॉर पायस पर्पसेस, यानी कि जो धार्मिक कार्य हैं, पायस पर्पसेस हैं, उनके लिए अपनी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी है उसका कुछ अंश वो जो है वो दान में दे सकते हैं। उसके लिए कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा है कि अगर मान लीजिए फैमिली का कोई पुराना डेट है, HUF का कोई पुराना डेट है, अब वो HUF का पुराना डेट पूरी फैमिली के, जॉइंट फैमिली के बिजनेस के, लेट्स से कर्ता जो है HUF का कोई बिजनेस चला रहा था, वो चलाते चलाते कोई डेट इंकर हो जाता है, और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इंकर होता है, बिजनेस के पर्पस से इंकर होता है, कर्ता की अपनी कोई पर्सनल इशू की वजह से इंकर नहीं होता है, बिजनेस चला रहा था HUF का, उसकी वजह से कोई डेट इंकर होता है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो डेट इंकर हुआ, यानी कि जो कर्जा आता है HUF के ऊपर, उसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसे पे ऑफ करने के लिए भी प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है बिना किसी की परमिशन लिए। फिर कहते हैं जी बाकी लीगल नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए भी कर्ता जो है वो बिना को पार्टनर्स की जो परमिशन के प्रॉपर्टी को बेच सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो HUF की फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई टैक्स लगाया गया सरकार के द्वारा, उस टैक्स को पे करने के लिए कर्ता ने क्या किया, एक छोटा सा कमरा था हाउस का, उसे बेच दिया या उसे, है ना, तो ऐसे में वो किया जा सकता है। इसी तरह से जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें किसी की डेथ हो गई, किसी का बर्थ हुआ, कोई फंक्शन रखा गया, या फिर कोई और लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि HUF से जुड़ी हुई हैं, इन सभी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए कर्ता जो है बिना परमिशन लिए को पार्टनर्स की प्रॉपर्टी को बेच सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई क्या सभी को पार्टनर्स का जो हिस्सा है HUF की प्रॉपर्टी में या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वो बराबर का होगा? तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच जनरेशन इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी? देखिए भाई, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है ना, उसमें शेयर जो होता है वो लेयर बाय लेयर, जनरेशन बाय जनरेशन यहाँ पर डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी फादर के जो सबसे पहली जनरेशन थी, अब वो फादर को मान लो एक हाउस मिला था अपने फादर से, अब वो प्रॉपर्टी आगे इनके दो बेटे हैं तो दोनों में हाफ ऑफ डिवाइड होगी। अब एक बेटे का मान लो यहाँ पर वो अलग फैमिली थी, हम इसकी बात करें तो मान लो सन है, इसके भी जो आगे दो बच्चे हुए, अब उन दोनों बच्चों में ये प्रॉपर्टी जो है, ये वन हाफ प्रॉपर्टी जो इसे मिली थी आगे क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अब आगे इनके भी अगर मान लो इसके दो बच्चे हुए, ठीक है, अब ये मान लो इसके दो बच्चे हुए हैं, तो ये इसकी जो 1/4 प्रॉपर्टी थी वो आगे ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर में 1/8 के रूप में बढ़ जाएगी। सो क्या होगा, जनरेशन बाय जनरेशन प्रॉपर्टी आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि सभी का इक्वल राइट हो जाएगा, नो,
यहाँ पर क्या है, फादर, उसके आगे 2 बच्चे हैं तो उनमें वो प्रॉपर्टी हाफ हाफ बट गई। फिर आगे इनके जो भी आगे बच्चे होंगे उनमें प्रॉपर्टी, उस जो प्रॉपर्टी इनको मिली है फादर से, वो आगे हाफ हाफ बट जाएगी, या जितने भी बच्चे होंगे उनमें इक्वल शेयर बढ़ जाएगा। सो इस तरह से ये प्रॉपर्टी जो है आगे बढ़ती है। नाउ आखिरी क्वेश्चन हमारा, दैट सन इन लॉज राइट इन प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर इन लॉ। देखिए भाई, जो सन इन लॉ होता है वो किसी तरीके से कोई हकदार नहीं होता है अपने फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी में, क्योंकि सन इन लॉ जो है ना वो HUF का पार्ट नहीं माना जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, सिंस सन इन लॉ इज नॉट कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ फादर इन लॉ, ही हैज नो राइट इन द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द फादर इन लॉ। अब एक कई जगह ऐसा भी हमें देखने को मिला कि सन इन लॉ कहता है जी मैं तो इनके साथ रह रहा था, अपने फादर इन लॉ के साथ रह रहा था, अपने फादर इन लॉ की ज़मीन थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी इनकी, उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे मैंने घर बनाया, उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे मैंने कंस्ट्रक्शन करवाई, उस हिसाब से मेरा राइट बनता है। तो इसमें भी हाई कोर्ट की तरफ से, अलग अलग हाई कोर्ट्स की तरफ से ये क्लैरिटी आ चुकी है कि भाई इवन इफ ही हैज़ गिवन मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द सेड प्रॉपर्टी, he will have no right in the same। यानी कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन भी करवा दी उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तब भी आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना राइट जो है क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने देखे HUF से जुड़े हुए, और देखा कि किस तरह से हिंदू सक्सेशन एक्ट इन सभी मामलों में हमें हेल्प करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।